अगर हार्ट रिदम कंटिन्यूअसली बढ़ी हुई है, आपको डिजीनेस हो रही है या चक्कर आ रहा है, सांस फूल रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो हार्ट रिदम प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए. इट इज़ प्रेजेंट एट रेस्ट एंड इट इज़ कंटिन्यूअस एंड देयर आर मल्टीपल एपिसोड्स एंड विथ हाई हार्ट रेट देन इट इज़ डेफिनेटली एबनॉर्मल. अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो एट्रियल फिब्रिलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर बहुत ही ज़्यादा देर बाद उसका पता चलता है तो जो हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी होते हैं वो भी कम इफेक्टिव हो जाते हैं. Have you ever felt your heart suddenly race or skip and you thought कि ये तो काम का stress होगा या changing weather? Most of us do that. We ignore it and move on. But what if that odd heartbeat is actually your heart trying to tell you something important? आज हम बात कर रहे हैं atrial fibrillation, AFib और heart rhythm disorder की. एक ऐसी कंडीशन जो कॉमन है लेकिन ऑफन गोज अननोटिस्ड. इस एपिसोड में हम समझेंगे कि कौन सा हार्ट बीट नॉर्मल होता है और कौन सा नॉर्मल नहीं होता है. और इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित जैन, एडिशनल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड पेसिंग एट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम और फोर्टिस वसंत कुंज. वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए. डॉक्टर, आपके पास आने वाले पेशेंट्स में सबसे कॉमन कंप्लेंट क्या होती है जब बात इरेगुलर हार्ट बीट की होती है? इरेगुलर हार्ट बीट का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, जिसके कारण हार्ट रेट बढ़ भी जाती है और इरेगुलर भी हो जाती है. एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन एरिथमिया जिसे हम रिदम डिसऑर्डर बोलते हैं, एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन स्पेशली इन ओल्डर पेशेंट्स हु आर मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट भी एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स में सब स्पेशलाइजेशन कर चुके होते हैं, एंड सो दे आर बेटर इक्विप्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स. क्या हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट इज टू गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट. लोग अक्सर कैसे सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं जो बाद में रिग्रेट होता है? अगर हार्ट रिदम कंटिन्यूअसली बढ़ी हुई है और उसके साथ आपको डिजीनेस हो रही है या चक्कर आ रहा है या सांस फूल रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो फिर हार्ट रिदम प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए. बट अगर सिर्फ पैल्पिटेशन हो रहा है देन they can later turn into a heart problem or they can be a early sign of heart problem. So तब भी हमें जल्दी से जल्दी उसको evaluate करना चाहिए whether those palpitations are related to any heart problems or not. AFib सुनने में टेक्निकल लगता है, अगर आप इसे थोड़े सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें टू आवर ऑडियंस तो ये क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन में जनरली हार्ट के दो चैम्बर्स होते हैं. अपर चैम्बर्स को हम एट्रिया बोलते हैं, लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल बोलते हैं. तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फर्स्ट पहले अपर चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन लोअर चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड फाइनली सो इट्स अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक चैम्बर्स. बट एट्रियल फिब्रिलेशन में अपर चैम्बर्स की रिदम ख़राब हो जाती है और वो इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोअर चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्शन. तो इसकी वजह से हार्ट का आउटपुट, जो हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना, वो कम हो जाता है. बिकॉज ऑफ दिस एसिंक्रोनी अपर चैम्बर्स में ब्लड इकट्ठा होने लगता है और उसके अंदर क्लॉट भी हार्ट के अंदर ब्लड का क्लॉट जम सकता है जो कि आपके ब्रेन में जाके स्ट्रोक कर सकता है और किसी भी ऑर्गन में जाके वहाँ पे डैमेज कर सकता है. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर स्ट्रोक जो होता है एट्रियल फिब्रिलेशन में. दैट इज़ द मोस्ट स्कैरी थिंग्स जो पेशेंट्स को हो सकता है इन एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसके लिए वी आर वरी मोस्ट. सो डॉक्टर, अगर मैं इस पूरी बात को थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाऊं तो एफिब में असल प्रॉब्लम हार्ट बीट की टाइमिंग की होती है. नॉर्मली दिल के ऊपर वाले चैम्बर्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और खून नीचे पंप कर देते हैं, लेकिन एफिब में ये चैम्बर्स ठीक से खाली नहीं हो पाते. जब खून रुक जाता है तो धीरे धीरे क्लॉट बनने लगता है और ये क्लॉट अगर दिमाग तक पहुंच जाए तो स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है. इसलिए इट इज़ अंडरस्टूड दैट एफिब को सिर्फ हार्ट रिदम प्रॉब्लम नहीं है बल्कि स्ट्रोक से भी सीधा जोड़ा जाता है. कौन सा इरेगुलर हार्ट बीट नॉर्मल होता है और कौन सा डेफिनेटली रेड फ्लैग होता है? Some irregular heartbeats can be normal if you are feeling them occasionally only. Sometimes at the time of stress also you feel it, then it can be abnormal. In some young children also it can be abnormal. But the heart rate कम रहती है, irregularity होती है.
अगर हार्ट रेट भी बढ़ी हुई है और वो इरेगुलर भी है एंड इट इज़ कंटिन्यूअस इवन एट द टाइम ऑफ रेस्ट ऑल्सो, देन दिस इज़ डेफिनेटली एबनॉर्मल रिदम और उसको हमें फर्दर इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या है। एफिब के ऐसे कौन से अर्ली साइंस होते हैं जो लोग थकान या स्ट्रेस समझ के इग्नोर कर देते हैं? एफिब अगर आपको पहले से कोई हार्ट की परेशानी है और उसके बाद इरेगुलर हार्ट रिदम हो रही है, दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर हार्ट की परेशानी नहीं है, सिर्फ एट्रियल फिब्रिलेशन, सिर्फ आपको इरेगुलरिटी फील हो रही है तो, और इट इज़ शॉर्ट लास्टिंग not long lasting, it is occurring during only exertion or running or walking, तो it can be normal अगर, लेकिन if it is present at rest and it is continuous and there are multiple episodes and with high heart rate, then it is definitely abnormal and should be evaluated further. So we understand now that कभी कभी दिल का थोड़ा सा इरेगुलर बीट होना नॉर्मल भी हो सकता है। जैसे जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, घबराहट होती है, या कभी कभी बच्चों में भी इरेगुलर हार्ट बीट सुनने को मिलती है और वो अक्सर नॉर्मल होती है। लेकिन जब हार्ट रेट बार बार तेज़ हो और हार्ट बीट रेगुलर बेसिस पे इरेगुलर लगे या रोज़ फील हो, तब ये नॉर्मल नहीं माना जाता। ऐसे केसेस में ज़रूरी होता है कि डॉक्टर से प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाया जाए। एफिब को डॉक्टर्स इतना सीरियस क्यों मानते हैं? इसका सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है? एट्रियल फिब्रिलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क होता है, जैसे हमने बताया कि हार्ट के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है जो कि स्ट्रोक कर सकता है, और एट्रियल फिब्रिलेशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक इन एल्डरली पेशेंट्स। सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है कि उसको अर्ली डिटेक्ट करना, जिससे कि हम एंटीकोगुलेशन या ब्लड थिनर स्टार्ट कर सकें टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट एंड स्ट्रोक। एंड दूसरा, एट्रियल फिब्रिलेशन अगर कंटिन्यूस रहता है तो वो हार्ट को डैमेज और भी कर सकता है, हार्ट की मसल्स को भी डैमेज कर सकता है, और जिसकी वजह से सांस फूलना और जल्दी थकान हो जाना और हार्ट का फंक्शन कम हो जाना, वो भी लॉन्ग टर्म में हो सकता है। सो दैट्स वाई और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट इट अर्ली, बिकॉज अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो एट्रियल फिब्रिलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर बहुत ही ज़्यादा देर बाद उसका पता चलता है तो जो हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी होते हैं वो भी कम इफेक्टिव हो जाते हैं। क्या एफिब सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है या यंग लोगों में भी इसका रिस्क होता है? एफिब का रिस्क एज के साथ बढ़ता जाता है। सो अगर हम कहें कि 65 ईयर्स पे 4% पेशेंट्स को 4% लोगों को एफिब हो सकता है, एट 85 ईयर्स इट बिकम इंक्रीज टू 12% पेशेंट्स को एफिब हो सकता है। लेस देन 50 ईयर्स में भी एफ हो सकता है, बट द इंसिडेंस बहुत कम होता है, इट इज़ लेस देन 1%। और जनरली जो यंग पेशेंट्स को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है वो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होता है। अगर किसी को लगता है कि उनका हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर यूजुअली ऐसा पहला कौन सा स्टेप है जो सजेस्ट करते हैं? अगर हार्ट बीट कंटिन्यूसली एबनॉर्मल है तो वो ईसीजी में किसी भी वक्त डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर एपिसोडिक एबनॉर्मलिटी है तो हम जनरली ईसीजी करते हैं, इको करते हैं कि हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है या हार्ट चैम्बर्स डायलेटेड तो नहीं है, जिनसे एबनॉर्मल रिदम्स का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर उसमें भी हम नॉर्मल आता है सब कुछ, दैन वी गो फॉर एक्सटेंडेड ईसीजी मॉनिटरिंग, जिसे हॉल्टर कहते हैं, जो कि 3 दिन, 7 दिन या 1 महीने का या साल का भी हो सकता है। तो उस दौरान जब पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं तो हम वो ईसीजी देखते हैं कि उस समय व्हाट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन सिम्टम्स एंड द ईसीजी रिकॉर्डिंग्स। ओके, उससे हमें पता लगता है कि एक्चुअली रिदम क्या चल रही है एट द टाइम ऑफ सिम्टम। ट्रीटमेंट सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। एफिब का ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या होता है? ट्रीटमेंट, एफिब के ट्रीटमेंट का 2 पार्ट होते हैं। एक तो रिदम कंट्रोल करना, रिवर्टिंग इट बैक टू द साइनस रिदम, एंड दूसरा एफिब से एसोसिएटेड रिस्क को कम करना। तो रिस्क को कम करने से मेरा मतलब है कि जो हम एफिब का सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क होता है वो स्ट्रोक का होता है, तो हम पेशेंट का स्ट्रोक रिस्क असेसमेंट करते हैं और उसके बाद ब्लड थिनर्स स्टार्ट करते हैं पेशेंट को। एंड दूसरी चीज़, फॉर रिदम कंट्रोल देयर आर 2 ऑप्शंस। ड्रग्स से हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती है उनसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट एंटी एरिथमिक ड्रग्स के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो बहुत लंबे समय तक उनको नहीं दिया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन होता है कैथेटर अब्लेशन का। इसमें हम एफिब का जो ट्रिगर्स होते हैं हार्ट के अंदर उनको मैप करते हैं विथ स्पेशलाइज्ड कैथेटर्स अंडर 3D मैपिंग, एंड जब वो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम उनको फिर कैथेटर की मदद से उनको रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट से अबलेट मतलब डैमेज कर देते हैं उस एरिया को जहाँ से वो ट्रिगर्स निकल रहे होते हैं। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है। इसके बाद भी रिकरेंस के कुछ चांसेस होते हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट वी हैव एट प्रेजेंट। 3D मैपिंग गाइडेड एब्लेशन का नाम थोड़ा स्केरी लगता है।
आप इसे थोड़े सिंपल टर्म्स में समझाएंगे? वी हैव स्पेशलाइज्ड कैथेटर्स जिससे हम हार्ट के अंदर इलेक्ट्रोग्राम्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे हम बाहर ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं, वो एक पूरे हार्ट का एक समेशन होता है इलेक्ट्रोग्राम्स का। कैथेटर टिप्स की मदद से हम हार्ट के एक स्पेसिफिक एरियाज के इलेक्ट्रोग्राम्स देख सकते हैं। वो कैथेटर्स हम हार्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं वीनस वेन पंक्चर करके पैर से, और फिर जब हम हार्ट के अंदर पहुंचते हैं तो हम वो रिदम जिसको हम मैप कर रहे होते हैं उसको इंड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली बाय पेसिंग द हार्ट एट हायर रेट्स। जब वो रिदम इंड्यूस हो जाती है तो हम देखते हैं कि वो रिदम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है हार्ट के अंदर। जब हमें वो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तब हम उस एरिया को रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट की मदद से डैमेज कर देते हैं, जिससे कि वो रिदम परमानेंटली क्योर हो जाती है। वी हैव हर्ड कि इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके बारे में आप हमें बताएंगे? एट्रियल फिब्रिलेशन अगर ज़्यादा समय तक रहता है तो फिर वो हार्ट की मसल्स को भी डैमेज कर देता है और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है। दूसरा रिस्क स्ट्रोक का तो है ही, उसके अलावा लॉन्ग टर्म एएफ से डिमेंशिया का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर हम रिदम को अर्ली कंट्रोल कर लेते हैं तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। व्हाट डेली हैबिट्स जैसे स्लीप, स्ट्रेस, अल्कोहल कैन ट्रिगर एफिब? देयर आर मैनी रिस्क फैक्टर्स फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट तो एज होता है, बढ़ती उम्र के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड स्लीप एपनिया सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके हम एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क कम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि अल्कोहलिज्म। सो अल्कोहल की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क बढ़ता है और बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग से इमीडिएटली भी एट्रियल फिब्रिलेशन प्रेसिपिटेट हो सकता है। एफिब का रिस्क कम करने के लिए सबसे पहला चेंज लोग अपनी लाइफ में क्या ला सकते हैं? सबसे पहला स्टेप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना। अगर आप ओवरवेट हैं तो वज़न कम करना, अपना डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना और अल्कोहलिज्म को अवॉइड करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर दैट कैन बी एड्रेस्ड। अगर लिसनर्स इस एपिसोड से सिर्फ एक बात याद रखना चाहें तो वो क्या हो सकती है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस इंटरव्यू कैन बी कि अगर हार्ट रिदम इरेगुलर है और फास्ट है और उसके साथ आपको कुछ सिम्टम्स भी हो रहे हैं, जैसे कि सांस फूलना, सीने में दर्द होना या थकान बनी रहना, तो आपको जल्दी से जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है जिसके लॉन्ग टर्म और इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। सो वी कैन से दैट एफिब के कुछ मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वेट का ध्यान रखना, अच्छी नींद लेना, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखना और अल्कोहल इंटेक को लिमिट करना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एफिब के रिस्क को काफ़ी कम कर सकती हैं। कब बिना डिले के हार्ट रिदम स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? अगर बार बार आपको चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी आ रही है या फिर कंटिन्यूस पैल्पिटेशन हो रहे हैं और सांस फूल रही है या थकान बनी रह रही है, तो फिर आपको तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आज के समय में एफिब का एडवांस ट्रीटमेंट क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन को रिदम कंट्रोल के लिए एडवांस ट्रीटमेंट तो हमारे पास कैथेटर एब्लेशन का है, जो कि हम 3D गाइडेड सिस्टम्स पे करते हैं। 3D का मतलब हम पहले कैथेटर्स हार्ट के अंदर ले जाते हैं और हार्ट की एक एनाटमी, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, वो उस कैथेटर की मदद से बनाते हैं। फिर हम एट्रियल फिब्रिलेशन को इंड्यूस करते हैं और हम देखते हैं कि वो किस जगह से ट्रिगर हो रहा है, हार्ट के किस जगह से ट्रिगर हो रहा है। फिर हम कैथेटर्स वहाँ पर ले जाते हैं एंड हम उस फोकस को डिस्ट्रॉय करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी। इसे 3D गाइडेड एट्रियल फिब्रिलेशन एब्लेशन कहते हैं। घर में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि ये हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स कभी कभी हो सकती है जिन्हें पैरोक्सिस्मल बोलते हैं, और ये परसिस्टेंट भी हो सकती हैं। तो अगर परसिस्टेंट प्रॉब्लम है तो उसे डिटेक्ट करना ईसीजी की मदद से आसान होता है, पर पैरोक्सिस्मल प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए हमें प्रॉब्लम के समय ही ईसीजी रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। तो आजकल जो स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल हैं, पेशेंट्स उनको यूज कर सकते हैं और अपने सिम्टम्स के समय ईसीजी रिकॉर्ड कर सकते हैं उनकी मदद से, जिससे कि हमें डायग्नोस करने में बहुत आसानी होगी। कैथेटर एब्लेशन किन लोगों को कराना चाहिए? अगर पेशेंट्स के सिम्टम्स दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं या दवाइयों की वजह से सिर्फ सिम्टम्स कम हो रहे हैं और रिदम अब नॉर्मल ही रह रही है, या पेशेंट्स को सांस फूल रही है और हार्ट का फंक्शन कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिदम प्रॉब्लम, और बार बार चक्कर आ रहे हैं और थकान रह रही है, परसिस्टेंटली सिम्टम्स हैं और हार्ट का फंक्शन भी अब नॉर्मल होने लगा है,
तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैथेटर एब्लेशन से होता है। उनकी रिदम नॉर्मल हो जाती है, हार्ट फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाता है। दूसरा, ऐसे पेशेंट जिनके सिम्टम्स ही कम नहीं हो रहे हैं दवाइयों से और बार बार रिदम प्रॉब्लम हो रही है, उनमें कैथेटर एब्लेशन कैन बी वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर अंकित जैन। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस सेशन से। एंड अगर आज की पूरी कॉन्वर्सेशन को एक सिंपल टेक अवे में समझें, वी कैन से दैट एफिब सिर्फ एक इरेगुलर हार्ट बीट नहीं है, बल्कि अगर टाइम पर पहचाना और ट्रीट ना किया जाए तो स्ट्रोक जैसे सीरियस रिस्क भी ला सकता है। अच्छी बात यह है कि अर्ली डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस से एफिब को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए अगर आपको या आपके किसी अपने को बार बार इरेगुलर हार्ट बीट, घबराहट या फटीग फील होती है तो उसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है प्रिवेंशन की तरफ। इस एपिसोड के लिए हम थैंक यू कहना चाहेंगे डॉक्टर अंकित जैन को, जिन्होंने अपनी इनसाइट से हमारी ऑडियंस को सिंपल और रिलेटेबल वे में एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में बताया। ऐसी डिस्कशंस का मेन पर्पस अवेयरनेस क्रिएट करना होता है ताकि लोगों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। याद रखिए, हार्ट हेल्थ सिर्फ हार्ट बीट का नाम नहीं है। जब रिदम बदलता है तो बॉडी कुछ है। अवेयरनेस क्रिएट करना ताकि हार्ट के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं, सीरियसली लिया जाए। इसलिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे माइंडफुल एंड टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट।